जिन्होंने भी मेरा सेकंड सेमेस्टर का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मेरा एक सब्जेक्ट था सेकंड सेमेस्टर में, साहित्य, संस्कृति और सिनेमा करके। और बस कुछ नहीं, आज हम संस्कृति और सिनेमा को हटाकर साहित्य और समाज के बीच अंतर संबंध के बारे में बात करने वाले हैं। साहित्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो काव्य हो, वो हमेशा एक समाज के परिधि के अंतर्गत ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिखने वाला है यानी कि जो साहित्यकार है वो अपने समाज से चाहते हुए, बोलो ना चाहते हुए, प्रभावित होता है और उसका प्रभावित होना उसके साहित्य में अच्छी तरीके से झलकता है। और शायद इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि साहित्यकार अपने समाज, अपने आसपास में जो घटना घट रही है उसे यथार्थ रूप में अपने साहित्य में दिखाने की कोशिश करता है, चाहते या ना चाहते हुए, दोनों रूप से। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको इतिहास में किसी कालखंड या किसी समाज को समझना है तो उस समाज में उस समय लिखे गए साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। एक समाज की साहित्य की क्वालिटी उस समाज के बारे में बहुत कुछ बतलाती है। अगर कोई साहित्य इतिहास के क्षेत्र से अलग लिखा जा रहा हो तो वो हमेशा अपने वर्तमान से प्रभावित रहेगा। यानी कि एक जो साहित्य होता है अपने समाज से प्रभावित तो होता है, ये तो हमने कंफर्म कर लिया। लेकिन क्या एक समाज अपने साहित्य से प्रभावित होता है? समाज भी साहित्य से काफी हद तक प्रभावित होता है। किसी भी समाज के मोरल वैल्यूज या एथिकल वैल्यूज जो भी कहना चाहो वो साहित्य से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। हम किसी भी समाज को ले ले, हर समाज के जो मोरल वैल्यूज होते हैं, जो एथिकल वैल्यूज होते हैं, या फिर जो इन जनरल जो वैल्यू सिस्टम होता है, वो समाज में चले आ रहे साहित्य का ही हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए हमारे समाज देख लो। हमारे समाज में जब हम आदर्श भाई, आदर्श पत्नी या फिर आदर्श बेटे की बात करते हैं तो हम किसका उदाहरण देते हैं? आदर्श छोटा भाई होता है लक्ष्मण, आदर्श बड़ा भाई होता है राम, आदर्श पत्नी होती है सीता, आदर्श बेटा होता है फिर से राम। आदर्श पति कौन? राम। और ये सब आते कहाँ से हैं? चाहे वो तुलसीदास का रामचरितमानस हो या फिर वाल्मीकि का रामायण, ये सारे के सारे जो वैल्यूज है वो हमारे साहित्य से आते हैं। मतलब कि समाज भी साहित्य से अछूता नहीं है। मतलब कि साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। यानी कि जितना एक साहित्य अपने समाज पर निर्भर है उतना ही एक समाज भी अपने साहित्य पर निर्भर है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि जानते हुए कि एक साहित्य एक समाज को प्रभावित कर सकता है, भले वर्तमान में ना करे, डाउन द फ्यूचर, इन फ्यूचर, या फिर जैसा भी प्रभावित करे, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्रभावित करे, अगर ये बात किसी साहित्यकार को पता है तो क्या साहित्यकार को ऐसी रचना करना चाहिए जिससे जानबूझ के समाज पर प्रभाव पड़े? अच्छा या बुरा की बात नहीं कर रहा मैं, बस प्रभाव पड़े। क्योंकि जैसे कि हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि हमारे जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे साहित्य से कितने प्रभावित होते हैं, तो क्या कोई साहित्यकार जानबूझकर ऐसे साहित्य की रचना करेगा या फिर उसे करना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में एक भाषण दिया था, जिसे हम आज उनके एक निबंध के रूप में जानते हैं, साहित्य का उद्देश्य करके। इस निबंध में उन्होंने अपनी अवधारणा साहित्य को लेकर बताया है कि उनके हिसाब से साहित्य क्या है, साहित्य को क्या होना चाहिए और साहित्य की ओवरऑल डेफिनेशन क्या है। तो देखते हैं कि प्रेमचंद के अनुसार साहित्य क्या है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, वो आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहने का अधिकारी नहीं। ध्यान रहे, ये जो भाषण दिया गया था वो 1936 में दिया गया था, जिसमें भारत आजाद नहीं हुआ था। इसलिए उस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सभी साहित्यकारों का अपने स्तर पर भाग लेना बहुत जरूरी था, ऐसा प्रेमचंद का मानना था। इसलिए उन्होंने सच्चा संकल्प और दृढ़ता उत्पन्न करने वाले साहित्य की बात की है, क्योंकि उस समय हमें ऐसे साहित्य की जरूरत थी। उनका खुद का एक उपन्यास है रंगभूमि, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना ना गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। या फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद कहते हैं कि जो साहित्य है वो पीछे चलने वाली परछाई नहीं है, वो आगे रास्ता दिखाने वाली मशाल है। यानी कि सिर्फ समाज में क्या घटित हो रहा है ये बताना काफी नहीं है, अब साहित्यकार को क्या होना चाहिए, यानी ये आदर्श स्थापित करने की जरूरत है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन इसी यथार्थवादी आदर्शवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। जब हम आलोचना की बात करते हैं तब हम किसी चीज में कमियों की बात करते हैं, यानी कि किसी चीज में कमियां हैं जिसे सुधारा जा सकता है। यानी कि साहित्यकार को अपने आसपास के जीवन, आसपास के समाज में चल रही कुरीतियां, बुराइयां या फिर जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर करना है और साथ ही साथ उनकी आलोचना भी करनी है। आलोचना करने के पश्चात उनका समाधान भी बताना है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान और कर्मभूमि इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। एंड अगेन दोनों प्रेमचंद के ही उपन्यास है। अगर आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़ोगे, उनके उपन्यास पढ़ोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि एक कंसिस्टेंट थीम दिखाई पड़ती है। यानी कि उनका जो उपन्यास है, उनकी जो कहानियां हैं, उनमें एक स्ट्रगल है,
समाज में चल रही बुराइयों को लेकर या फिर समाज इन जनरल में। प्रेमचंद ने जिस समय अपना उपन्यास या फिर जिस समय अपनी कहानियां लिखी होंगी उसमें भारत की जैसी दुर्दशा थी, उस दुर्दशा को न केवल उन्होंने बताया है बल्कि अपने साहित्य के माध्यम से उन दुर्दशा, उन कुरीतियों, उन समस्याओं का समाधान भी बताया है। मैं फिर से कहूंगा, साहित्य सिर्फ यथार्थ बताकर बच नहीं सकता, अब उसे आदर्श की भी परिकल्पना करनी पड़ेगी। प्रेमचंद के अनुसार, मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता के तुला पर तोलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्यवृत्ति की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, पर ऐसा कोई रुचिकर मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं है जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी। मतलब सही कहा है। मतलब प्रेमचंद ने मतलब ऊपर से देखने में सही लगता है कि हाँ भाई, अगर कोई चीज़ की अगर वैल्यू नहीं है, अगर कोई चीज़ वैल्यू प्रदान नहीं कर रहा है, फिर उसे साहित्य कहने का मतलब ही क्या है। अगर तुम्हें कोई गुड क्वालिटीज नहीं सिखा रहा है लिटरेचर के माध्यम से, तो फिर उस पीस को हम साहित्य क्यों कहें। इन कंक्लूजन अगर मुझे सम अप करना हो तो प्रेमचंद के अनुसार जो साहित्य है नेसेसरली वही कहलाएगा जो जीवन की आलोचना करता हो, जो समाज की आलोचना करता हो, और न सिर्फ आलोचना करता हो बल्कि आलोचना करने के साथ आदर्श की भी स्थापना करता हो, वो उन कमियों को दूर भी करता हो और एक नई समाज की परिकल्पना को स्थापित करता हो। यानी कि एक नेसेसरी कंडीशन बन जाता है, न सिर्फ क्या हो रहा है वो बताना, साथ ही साथ जो हो रहा है वो गलत क्यों हो रहा है उसको सही करना। जब हम कहते हैं कि साहित्यकार को समाज का दिशा निर्देश करना चाहिए, तब उसमें एक मान्यता छुपी रहती है कि साहित्यकार को पता है सही और गलत क्या है। लेकिन क्या सच में साहित्यकार को पता है सही या गलत क्या है? I mean, सोचो तो सही कि सही और गलत होता क्या है। हम सही या गलत निर्धारित कैसे करते हैं? सही और गलत जो होता है वो बहुत ही व्यक्ति विशेष या फिर बोल सकते हो कि समाज सापेक्ष होता है। सही और गलत की जो परिकल्पना है बहुत कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप कहते हो कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए फिर क्या नहीं करना चाहिए, तब आप बहुत बड़ा दावा कर रहे होते हो। क्योंकि जब कोई साहित्यकार अपने साहित्य की रचना करता है ना, तो वो अनंत काल तक रहता है। लेकिन जो सच होता है ना, वो सीमित काल के लिए होता है। हर काल हर समाज में सच अलग हो जाता है। हर समाज के लिए सच अलग है। हर समाज में सच जो है बदलते रहता है। जो हमारे धर्मशास्त्र थे वो इसी बात पर तो जोर दिया करते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज देखो, आज हम बात हैं कि जितने भी सो कॉल्ड जो धर्मशास्त्र थे वो या तो सेक्सिस्ट हैं या तो मिसोजिनिस्ट हैं या फिर उन्हें और बहुत सारी जो इनह्यूमन चीज़ें उनमें बताई गई हैं। एक समय में जिन चीजों को सही बताकर प्रमोट किया जाता था, आज उन्हीं चीजों का खंडन करके उन्हें गलत कहा जाता है। ऐसे में अपने साहित्य में दावा करना कि मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मूर्खता होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सही या गलत की जो अवधारणा होती है वो समय सापेक्ष और समाज सापेक्ष होती है। लेकिन जो साहित्य होता है वो समय की परिधि से बहुत अलग होता है, वो अनंत काल के लिए होता है। ऐसे में साहित्य पर नैतिक होने की अनिवार्यता जो है न्याय संगत नहीं लगती है। एक साहित्य अपने समाज से प्रभावित होते हुए भी काल निरपेक्ष होता है। अगर हम साहित्य पर नैतिक होने का बोझ डालते हैं तो ये अन्याय होगा। मैं पर्सनली जो है आर्ट फॉर आर्ट से की फिलॉसफी को सब्सक्राइब करता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड करके एक आयरिश पोएट और प्ले राइटर हुए थे, उन्होंने इस कोट में बहुत अच्छे से समअप किया है आर्ट फॉर आर्ट से की फिलॉसफी को। वो कहते हैं कि कला केवल खुद के लिए होती है और इसके अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यानी कि जो आर्ट है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो लिटरेचर हो, उसका उद्देश्य किसी बाहरी आवश्यकता की पूर्ति करना नहीं बल्कि स्वयं अपने आप में होता है। कोई आर्ट इसलिए आर्ट नहीं कहलाएगी क्योंकि वो उपयोगी है या फिर वो किसी राजनीतिक या फिर कोई सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती है। वो इसलिए आर्ट कहलाएगी क्योंकि वो आर्ट है। भले ही वो आर्ट किसी राजनीतिक या फिर सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती हो, लेकिन वो गौण बात है। प्रमुख तो उसको खुद के लिए होना है। प्रेमचंद की जो अवधारणा है साहित्य को लेकर वो उपयोगितावादी यानी कि यूटिलिटी बेस्ड है। लेकिन मैं मानता हूँ कि चाहे गुलाब से इत्र बने या ना बने, गुलाब फिर भी सुंदर कहलाएगा। कला की सबसे पहले जवाबदेही होनी चाहिए खुद के प्रति। उसको सबसे पहले खुद के लिए सच्चा होना पड़ेगा। बाद में भले वो किसी सामाजिक या फिर राजनीतिक मुद्दे को प्रभावित करते रहे। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी कला जो होती है वो एक इंडिविजुअल कलाकार की अभिव्यक्ति होती है। चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो डांसर हो, तो उस कला का मापदंड होगा वह कला खुद के प्रति कितनी सच्ची है। यानी कि वो कलाकार कितने ईमानदारी, कितने ऑनेस्टी के साथ उस कला का निर्माण करता है। क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, हर कलाकार एक अद्वितीय जीवन जीता है, इसलिए उसका कला भी अद्वितीय होगा। लेकिन अगर वो लोक प्रसिद्धि के लिए या फिर समाज को प्रभावित करने के लिए ऐसी कला की रचना करता हो जो उसके अंतर्मन से ना निकल रही हो, तो फिर वो कला नहीं कहलाएगी। अगर तुम ध्यान दो तो मैंने जो तुम्हें अभी मापदंड बताया कला का, वो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत है। यानी कि सिवाय उस व्यक्ति के जो कला बना रहा है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि
कि वो कला नहीं है, मात्र उस व्यक्ति के पास अथॉरिटी है और उस व्यक्ति के पास ये मापदंड है ये जानने के लिए कि वो जो कला बना रहा है क्या वो सच में सच्ची कला है या नहीं। यानी कि दुनिया से ये अथॉरिटी छिन जाती है कि कोई भी किसी दूसरे की कला को कला कहे या ना कहे, मात्र वो कलाकार ही होता है जो अपनी कला को कला कह सकता है और सिर्फ उसे ही पता है कि वो जो बना रहा है वो कितनी सच्ची कला है। यानी कि कोई साहित्य अगर समाज का दर्पण नहीं भी है तो भी ठीक है, अगर है तो भी ठीक है। उसी तरह से अगर कोई साहित्य समाज के मार्गदर्शन करती है तो भी ठीक है, नहीं करती है तो भी ठीक है। बस पहली शर्त है कि वो खुद के प्रति ईमानदार रहे, उसके बाद चाहे वो कुछ भी करे। इसी कारण से निर्मल वर्मा जैसे साहित्यकार कहला पाते हैं। जहाँ कहानी का उद्देश्य आपको कोई सीख देना या फिर कोई खोखला आदर्श की स्थापना करना नहीं होता है, जहाँ कला सिर्फ खुद के लिए होती है, जहाँ कला खुद के लिए समर्पित होती है। क्योंकि प्रेमचंद की खाके में निर्मल वर्मा शायद ही साहित्यकार की कोटि में आ पाएंगे। मैंने जितना भी पढ़ा है निर्मल वर्मा को, चाहे वो उनका उपन्यास वे दिन हो, एक चिथड़ा सुख, या फिर रात का रिपोर्टर, या फिर उनका कहानी संग्रह परिंदे हो, उन सब में अंतर मन में चल रहा द्वंद प्रमुख है और दुनिया का सत्य दूसरा। वर्मा जी के जो पात्र होते हैं बहुत ही सहज और सरल होते हैं। उनकी कहानी में कोई पात्र नायक या खलनायक नहीं होता, बस इंसान होता है। सभी मनुष्य हैं और मनुष्य जैसी आकांक्षाएं हैं। एक मनुष्य के अंदर चल रहे हजारों विरोधी भावों को इतने नग्न रूप में दिखाने का काम करते हैं वर्मा जी, पता नहीं कैसे। अगर कोई व्यक्ति जीवन के प्रति उदासीन है, अगर यही उसका भाव है, तो क्या उसे हक नहीं है कि वो गद्य या फिर पद्य के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करे? क्या वो साहित्य नहीं कहलाएगा? जस्ट बिकॉज उससे आपके सो कॉल्ड जो वैल्यूज हैं, आपके जो सो कॉल्ड मोरल वैल्यूज हैं, वो प्रमोट नहीं होते हैं। बिकॉज आपके हिसाब से ऑप्टिमिज्म, सकारात्मकता ही जो है समाज को आगे बढ़ा सकती है या फिर समाज के लिए अच्छी हो सकती है। आपका जो अच्छा पक्ष है, अगर वो कोई साहित्य के माध्यम से आगे नहीं बढ़ रहा है तो साहित्य नहीं कहलाएगा। किसी भी आर्ट को नैतिकता के दायरे में मानना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आर्ट का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। किसी भी चीज़ को कला कहलाने के लिए उसका सकारात्मक होना या फिर उदारवादी होना जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप उस कला को नापसंद कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप उससे कला होने का टैग नहीं छीन सकते। अब सवाल ये आता है कि अगर साहित्य जो है वो नैतिकता के दायरे से बाहर है, यानी कि अगर कोई साहित्य नैतिकता के बाहर बन रही है, तो फिर इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब समाज की मोरालिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हमने पहले तो देख रखा है कि समाज जो है वो साहित्य से प्रभावित होता है, और अगर साहित्य पर नैतिकता का दबाव नहीं है, मतलब उस समाज के नैतिकता के दायरे से बाहर है, तो फिर समाज पर तो गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेकर मेरे पास दो व्यूज़ हैं। तो मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट व्यू के बारे में। अगर समाज अपनी मोरालिटी साहित्य या फिर लिटरेचर या फिर आर्ट से ड्रॉ कर रहा है तो इसकी प्रॉब्लम है। मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जो पाठक है, यानी कि जो रीडर है, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि उसे सही और गलत में डिफरेंशिएट करना नहीं आता। और सर इसी कारण से जो कई मूवीज़ होती हैं इनको हम 13+, 16+ या 18+ भी करते हैं इसी हिसाब से, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड बच्चे होते हैं शायद उनके लिए जो हाईली अडल्ट रेटेड जो मूवी होती है वो सही ना हो। अगर आप हर मूवी को एक 9 साल के बच्चे के दृष्टिकोण से बनाना चाहोगे तो कभी भी जो अडल्ट टॉपिक्स है, जो अडल्ट थीम्स हैं, वो कभी भी टच नहीं हो पाएंगे। जो चीज़ समाज में टैबू है आप उन्हें कभी भी टच नहीं कर पाओगे। हर एज के लिए साहित्य और सिनेमा अलग अलग बनता है। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं एनिमल मूवी। आप ऑन पर्सनल लेवल एनिमल में से भले डिसएग्री करते हो, आप उसे सेक्सिस्ट बोल लीजिए, आप उसे मिसोजिनिस्ट बोल लीजिए, आप उसे इमोरल बोल लीजिए, दैट डजंट मैटर। बिल्कुल खराब मूवी है, बिल्कुल उसमें जो दिखाया गया उसमें बिल्कुल गलत है, लेकिन आप उसे आर्ट की कैटेगरी से नहीं हटा सकते। दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई इट्स 18+, ताकि जो इंसान है, ताकि जो समाज में जो व्यक्ति जो देखने जा रहा है वो उसे अपनी बुद्धि से चीज़ें ग्रहण करे। अब दूसरा व्यू है कि हु नोज, आई मीन किसको पता है कि सही और गलत क्या है। मतलब कि हम तो सो कॉल्ड सही और गलत की जो अवधारणा लेकर चल रहे हैं अभी वर्तमान करंट स्टेट में, क्या पता 100 साल बाद वो चेंज हो जाए। मतलब 100 साल पहले जब नाज़ी जर्मनी में जो मूवी बन रही थी हिटलर को लेकर, तो उस समय उसे प्रेज़ किया जा रहा था कि वाह क्या मूवी है, बट आज हमको पता है कि वो मूवी कैसी है। तो वही वाली बात है कि हु इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज़ द अथॉरिटी फिगर टू से दैट व्हाट इज़ मोरल एंड व्हाट इज़ इमोरल। इसलिए फक इट, मेक व्हाट यू वांट, लेट आर्ट बी फ्री। और मुझे पता है मेरे कहने से नहीं होने वाला, बट यू गेट माई पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दैट यू कांट कंस्ट्रेन आर्ट। तुमको नहीं पता, भले तुम जैसे आज इमोरल कह रहे हो, मे बी इन फ्यूचर वही चीज़ ग्रेटनेस हो जाए, लेकिन अगर तुम पहले ही उसे कंस्ट्रेन कर दोगे ये कहकर कि ये इमोरल है और इसको मॉरल होना चाहिए, तुम उस आर्टिस्ट की आर्टिस्ट्री दबा रहे हो। आई नो तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। आई मीन मैंने प्रेमचंद से डिसएग्री किया तो यू हैव द राइट टू डिसएग्री विद मी। जस्ट इन केस मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने प्रेमचंद के आइडिया ऑफ लिटरेचर पर डिस्कस किया, मतलब मैं उसके उस पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ। एज अ राइटर आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम। आई मीन मैंने जितना उन्हें पढ़ा शायद मैंने हिंदी लिटरेचर में किसी को नहीं पढ़ा है। सो तो वो वाली तो बात ही नहीं है कि कोई डिसरिस्पेक्ट है उनकी तरफ से। आई मीन आई highly respect him. So yeah, this was it and I hope you find this video enjoyable first.
यूजफुल लेटर। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।